नमस्कार बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी गुरु। आज के इस एपिसोड में इस वीडियो में हम क्या बात करेंगे। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 9th एसएसटी सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान के एनुअल एग्जाम के सिंपल क्वेश्चन पेपर की। ये जो सिंपल क्वेश्चन पेपर रहेगा जो आज हम डिस्कस करेंगे, ये सीबीएसई के ऑफिशियल ब्लूप्रिंट पर बेस्ड रहेगा, यानी कि आपका एनुअल एग्जाम एज इट इज इसी टाइप का आने वाला है। सिंपल क्वेश्चन पेपर किसी भी स्टूडेंट की प्रिपरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टूल होता है। जब हम बात करते हैं उन स्टूडेंट्स की जो स्टडी को लेकर के थोड़ा सा सीरियस होते हैं, या फिर वो जो टॉपर्स होते हैं क्लास के, तो वो नवंबर दिसंबर आने के बाद अपनी रिवीजन की स्ट्रेटजी बनाना शुरू कर देते हैं। वो लिस्ट आउट करना शुरू कर देते हैं कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना। डूज एंड डोंट्स की एक लिस्ट प्रिपेयर कर लेते हैं। उस लिस्ट में दो चीज़ें टॉप पर होती हैं, एक तो होता है टाइम टेबल और दूसरा होता है सिंपल क्वेश्चन पेपर। इनफैक्ट जो रिवीजन की स्टार्ट होता है, रिवीजन की जो शुरुआत होती है, उसकी शुरुआत ही सिंपल क्वेश्चन पेपर के साथ होती है, क्योंकि सिंपल क्वेश्चन पेपर से हमें आइडिया लगता है कि किस टाइप का एग्जाम रहेगा, क्वेश्चन है वो किस लेवल के रहेंगे, डिफिकल्टी लेवल क्या रहेगा, 1 मार्कर क्वेश्चन कितने रहेंगे, 2 मार्कर क्वेश्चन कितने रहेंगे, 5 मार्कर क्वेश्चन कितने रहेंगे, उनकी लैंग्वेज क्या रहेगी, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होंगे या फिर नहीं होंगे, अगर होंगे तो कहाँ से होंगे। ये सारे जो आइडिया है वो हमें कहाँ से मिलेंगे, वो सिंपल क्वेश्चन पेपर से मिलेंगे। तो आप चाहे बोर्ड के स्टूडेंट को देख लीजिए, चाहे आप कंपटीशन एग्जाम के स्टूडेंट को देख लीजिए, तो वो स्टूडेंट्स भी इसी तरीके से सिंपल क्वेश्चन पेपर के साथ ही शुरुआत करते हैं, क्योंकि उसके बाद जब वो रिवीजन के साथ जाएंगे तो उनके माइंड में रहेगा कि हाँ भाई, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, इस टाइप की लैंग्वेज एग्जाम में रहेगी। तो जो प्रिपरेशन आपकी जाती है वो ज़्यादा सॉलिड जाती है, ज़्यादा अच्छी जाती है। आज हम इसी टाइप से एक सिंपल क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे। इससे पहले एक और सिंपल क्वेश्चन पेपर मैं पब्लिश कर चुका हूँ, वो मिड टर्म के एग्जाम का था, तो वो भी सीबीएसई के ऑफिशियल ब्लूप्रिंट पर बेस्ड था, तो वो भी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि उस सिंपल क्वेश्चन पेपर में बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके एनुअल एग्जाम में आ सकते हैं। और आज का ये हमारा सिंपल क्वेश्चन पेपर रहेगा, तो इसमें भी वो क्वेश्चंस हैं जो इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो इन क्वेश्चंस को आपको ठीक से करना भी है, क्योंकि इनके आपके एग्जाम में रिपीट होने के चांसेस भी अच्छे खासे रहेंगे। इस सिंपल क्वेश्चन पेपर की जो पीडीएफ फाइल है वो आप टेलीग्राम से ले सकते हो, टेलीग्राम के चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हो, या फिर इंस्टाग्राम से भी आपको मिल सकती है। चलिए शुरुआत करते हैं हम आज के इस सिंपल क्वेश्चन पेपर की। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, ये क्लास 9th एसएसटी सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान का सिंपल क्वेश्चन पेपर रहेगा। आपका टाइम रहेगा 3 आवर्स का, 3 घंटे का। मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे 80। यहाँ पे स्टूडेंट नेम मेंशन करना, यहाँ पे आपके रोल नंबर हो जाएंगे। उसके बाद जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए गए, तो चलिए देखते हैं इसमें क्या कुछ बताया गया। इससे हमें आइडिया लगेगा कि कितने क्वेश्चन रहेंगे और कितने क्वेश्चंस कितने मार्क का रहेंगे। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले दिस क्वेश्चन पेपर हैज़ 37 क्वेश्चन इन ऑल। टोटल 37 क्वेश्चन दिए गए इस क्वेश्चन पेपर में। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, सभी क्वेश्चन आपके लिए कंपलसरी रहेंगे। एंड आंसर्स जो है आर टू बी आंसर्ड इन सीरियल ऑर्डर टू अवॉइड डिडक्शन ऑफ मार्क्स, यानी कि कोशिश करना है कि इनके आंसर्स है वो सीरियल ऑर्डर में दिए जाएं। ठीक, मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच सेक्शन के आगे मार्क्स दिए गए कि कितने मार्क कर क्वेश्चन नेक्स्ट वाले रहेंगे। और इसमें 37A और 37B जो आपके क्वेश्चन रहेंगे वो मैप वर्क बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे। इसमें से जो 37A है वो 2 मार्क का रहेगा, ये हिस्ट्री से रहेगा, और जो 37B है ये जियो से रहेगा, ये आपका 3 मार्कर क्वेश्चन रहेगा। क्लियर। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर एंड ऑप्शंस मस्ट बी क्लियरली रिटन इन द स्पेस प्रोवाइडेड इन द मैप। मैप में आपको क्वेश्चन नंबर या ऑप्शन है वो क्लियरली लिखना है, और टाई द मैप विद इन द आंसर शीट प्रॉपरली। आपको मैप को अच्छे से अटैच करना है अपनी आंसर शीट के साथ। तो ये कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस हो गए जो आपके क्वेश्चन पेपर में आपको मिलेंगे। उसके बाद आपका सेक्शन ए यहाँ पे दिया गया, और इसमें दिए गए आपको 20 क्वेश्चन। कैसे क्वेश्चंस हैं, ये आपके MCQs रहेंगे, यानी कि 20 आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहने वाले हैं। तो इसमें फर्स्ट आपका क्वेश्चन दिया गया वो है, हु वर द वर्स्ट सफरर्स इन नाजी जर्मनी। नाजी जर्मनी में सबसे ज़्यादा कष्ट किसको उठाने पड़े थे, सबसे ज़्यादा तकलीफ किसको हुई थी। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए। फर्स्ट ऑप्शन हमें दिया गया ज्यूज, यानी कि यहूदी। सेकेंड है पोल्स, यानी कि पोलिस, पोलैंड के लोग। थर्ड है रशियंस, यानी कि रूसी। और चौथे हैं जिप्सीज, यानी कि जिप्सी लोग। तो इसमें हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ज्यूज, यहूदी। यानी कि जर्मनी में सबसे ज़्यादा जो दिक्कत हुई थी, समस्या हुई थी, वो ज्यूज यानी कि यहूदियों को हुई थी। लगभग 60 लाख के आसपास जो यहूदी थी वो मारे गए थे, उनको मारा गया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान। कहाँ पर? जर्मनी में। ठीक, उसके बाद सेकंड जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, सेकंड क्वेश्चन दिया गया सिंपल क्वेश्चन पेपर में, विच वॉज द मोस्ट फेमस क्लब ऑफ फ्रांस। फ्रांस का सबसे फेमस क्लब कौन सा था, ये हमें बताना है। तो ये आपके हिस्ट्री का
फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन है, तो इसमें करेक्ट आंसर आपका ये रहेगा जैकोबिन क्लब। ओके, चलिए सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरा हम प्रश्न देखते हैं। सेकंड जो हमें क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमें दिया गया विच इज़ नॉट ए फंडामेंटल राइट। हमें यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से हमें बताना है कि कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है। तो इसमें दिया गया समानता का अधिकार, राइट ऑफ इक्वालिटी, ये है फंडामेंटल राइट। राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार, ये भी फंडामेंटल राइट है। राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार, ये फंडामेंटल राइट नहीं है, अलग से फंडामेंटल राइट नहीं है, बल्कि एक लीगल राइट है, ये कानूनी अधिकार है। और डी दिया गया राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये भी फंडामेंटल राइट है। तो हमारा करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, क्योंकि राइट टू एजुकेशन है वो एक लीगल राइट है, कानूनी अधिकार है, फंडामेंटल राइट नहीं है अलग से। क्लियर, तो सी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन हमें दिया गया व्हेन वाज द फर्स्ट कंप्लीट सेंसस टेकन इन इंडिया। हमें बताना है कि भारत में पहली संपूर्ण जनगणना कब हुई थी। ओके, तो इसमें करेक्ट आंसर आपका ए रहेगा, करेक्ट आंसर आपका बी रहेगा। जैसे ए में की गई थी जनगणना वो कंप्लीट नहीं थी, ठीक। बी में जो जनगणना हुई थी वो कंप्लीट हुई थी, तो आपका करेक्ट आंसर है वो बी रहेगा 1881, ठीक। उसके बाद 10 ईयर्स के गैप के ऊपर जनगणना हमारी सेंसस है वो होती रही, तो बी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। यानी कि इसमें देखिए दो क्वेश्चन आपके बनते हैं। एक तो ये कि भारत में पहली जनगणना कब हुई, तो पहली जनगणना जो थी वो 1870 में हो गई थी, लेकिन वो इनकम्प्लीट थी। तो पहली कंप्लीट जो सेंसस है वो 1881 में हुई थी, 1881 में। तो बी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है उसको देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन हमें दिया गया द वीमेन इन फ्रांस विन द राइट टू वोट इन। फ्रांस में महिलाओं को वोट डालने का अधिकार कब मिला, ये हमें बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ये रहेगा 1946। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्स्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ जो हमें क्वेश्चन दिया गया नेम द टू नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया थ्रू विच द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस। क्या बताना है हमें बताना है किन्हीं दो उत्तरी पूर्वी राज्यों के नाम जहां से होकर के कर्क रेखा गुजरती है, ठीक। तो इसके लिए हमने जब चैप्टर को डिस्कस किया या मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया तो उस सीरीज में हमने बात की थी कि इसके लिए एक आसान सी ट्रिक है, मित्र पर गमछा झाड़। मित्र पर गमछा हो गया, गमछा समझते हो ना, एक कपड़ा होता है, और यहाँ हो गया झाड़, ठीक। इसमें उन 8 राज्यों के नाम है जिनसे होकर के जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है, कर्क रेखा गुजरती है। मी से हो गया मिजोरम, त्रय से हो गया त्रिपुरा, पै से पश्चिम बंगाल, रै से राजस्थान, गै से गुजरात, मैं से मध्य प्रदेश, छः से छत्तीसगढ़, और झार से हो गया झारखंड, ठीक। तो इसमें देखिए ऑप्शन जो हम देखेंगे तो ऑप्शन में मिजोरम और त्रिपुरा दिया गया डी में, तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा फिर। यानी कि इन दो राज्यों से होकर के जो कर्क रेखा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, वो गुजरती है। चलिए नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। 7 जो हमें क्वेश्चन दिया गया हमें क्या बताना है, हमें बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन द प्राइमरी सेक्टर। इनमें से क्या है जो प्राइमरी सेक्टर में सम्मिलित है, प्राइमरी सेक्टर में आता है। तो इसमें करेक्ट आंसर आपका सी रहेगा, फॉरेस्ट्री, वानिकी, यानी कि वनों से लकड़ी इत्यादि काटना, ये प्राइमरी सेक्टर में आएगा। जो मैन्युफैक्चरिंग है ये सेकेंडरी में आ जाता है, टूरिज्म है ये टर्सरी में आ जाता है, कम्युनिकेशन है ये भी टर्सरी में आ जाता है। तो सी आपका करेक्ट आंसर रहेगा, ये प्राइमरी सेक्टर की एक्टिविटी है, ठीक। जैसे खेती बाड़ी हो गया, खनन हो गया, मछली पकड़ना हो गया, शिकार करना हो गया, वनों से लकड़ी काटना हो गया, ये सारे प्राइमरी सेक्टर में आते हैं, ठीक। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन को देखते हैं। 8th हमारा क्वेश्चन दिया गया विच रिवर इज नोन एज द साउथ गंगा। किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है, ये हमें बताना है। तो इसमें करेक्ट आंसर आपका ए रहेगा, गोदावरी को साउथ गंगा या दक्षिण गंगा कहा जाता है, क्योंकि इसकी लेंथ, जैसे नॉर्थ इंडिया की बात करें तो जो गंगा है उसकी टोटल लेंथ है 2525 किलोमीटर, जो कि नॉर्थ इंडिया की इंडिया में बहने के बेस पर लॉन्गेस्ट रिवर है। ऐसे ही साउथ इंडिया की जो लॉन्गेस्ट रिवर है वो गोदावरी है। इस बेस पर गोदावरी को साउथ गंगा, दक्षिण गंगा, बूढ़ी गंगा, वृद्ध गंगा, ओल्ड गंगा के नाम से जाना जाता है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। 9th क्वेश्चन को देखते हैं। 9th जो हमें क्वेश्चन दिया गया हमें क्या बताना है, हमें बताना है कि जावा वॉज अ डैश कॉलोनी। जावा एक उपनिवेश था, किसका उपनिवेश था ये हमें बताना है। जैसे भारत क्या था, एक ब्रिटिश उपनिवेश था, ऐसे ही था ना, यानी हम ब्रिटेन के अंडर में आते थे, तो जावा किसके अंडर में आता था ये हमें बताना है। तो इसमें करेक्ट आंसर आपका सी रहेगा, डच। जावा एक डच उपनिवेश था, जावा वॉज ए डच कॉलोनी, ठीक। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन को देखते हैं।
10वां हमारा प्रश्न रहेगा, देश इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल, कि ये एक प्रकार की सरकार होती है और इसमें जो लोग हैं वो शासकों का चुनाव करते हैं, यानी कि जनता है वो शासकों का चुनाव करती है। तो हमें बताना ये कौन सी गवर्नमेंट होती है जिसमें लोग जो रूलर्स हैं, गवर्नमेंट है, उसको इलेक्ट करते हैं। तो इसमें करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा, डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में ऐसा होता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न रहेगा 11th क्वेश्चन दिया गया। 11th क्वेश्चन है, इन अ डेमोक्रेसी ईच एडल्ट सिटीजन मस्ट हैव, यानी क्या पूछा गया कि लोकतंत्र में हर वयस्क नागरिक के पास होना चाहिए, क्या होना चाहिए, मस्ट हैव राइट टू वोट, वोट का अधिकार होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। ईच वोट मस्ट हैव वन वैल्यू, सभी वोट का एक समान मोल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। ए एंड बी बोथ, ए और बी दोनों, तो सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक, क्योंकि ए और बी दोनों है वो करेक्ट है। उसके बाद 12th क्वेश्चन देखिए, 12वां हमारा प्रश्न दिया गया। 12th क्वेश्चन क्या है, व्हेन वाज द अंत्योदय अन्न योजना लॉन्च्ड, हमें बताना है कि अंत्योदय अन्न योजना को कब लागू किया गया था। तो इसमें करेक्ट आंसर आपका डी रहेगा, 2000 में। ओके, ईयर 2000 है, उस वक्त इस योजना को लागू किया गया था। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो हमारा प्रश्न दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया, व्हेन वाज द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया, भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर है वो आपका बी रहेगा, 1972 में। क्लियर, 1972 में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। अगला जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 14 है, वेयर वॉज नेल्सन मंडेला अ पॉपुलर लीडर, नेल्सन मंडेला कहाँ के जन नेता थे, कहाँ से बिलोंग करते थे, हमें बताना है। तो इसमें करेक्ट आंसर आपका ए रहेगा, साउथ अफ्रीका। ही वॉज ए पॉपुलर लीडर ऑफ साउथ अफ्रीका, वो साउथ अफ्रीका के जन नेता थे, वहाँ पर लोगों के बीच में काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध थे, पॉपुलर थे। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया, माजुली इज़ ए रिवराइन आइलैंड लोकेटेड इन द रिवर, हमें बताना है कौन सी रिवर में, माजुली जो द्वीप है वो किस नदी में है, ये हमें बताना है। क्लियर, माजुली नदी द्वीप है वो किस नदी में, ये हमें बताना है। ये क्या रिवराइन आइलैंड है, तो हमें बताना है नदी का नाम जिसमें ये है। जैसे रिवराइन आइलैंड क्या होता है, जैसे यहाँ से नदी बह रही, यहाँ से नदी बह रही और बीच में कोई ज़मीन का भूभाग हो, तो ये नदी के बीच में आइलैंड हो गया, द्वीप हो गया, तो उसे बोलते हैं नदी द्वीप, रिवराइन आइलैंड। तो ये कौन सी नदी में, ये हमें बताना है। तो इसमें करेक्ट आंसर आपका रहेगा वो बी रहेगा, ब्रह्मपुत्रा रिवर। ठीक, तो ब्रह्मपुत्रा रिवर में है, ये असम में आ जाता है, तो वहाँ पर माजुली आइलैंड है, ये विश्व का सबसे बड़ा रिवराइन आइलैंड है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है। 16 में हमें क्या बताना है, हमें बताना है जैसलमेर इज इन, जैसलमेर कहाँ है ये हमें बताना है, कौन से राज्य में। तो करेक्ट आंसर आपका बी रहेगा, राजस्थान में आता है जैसलमेर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। क्वेश्चन नंबर 17 हमें दिया गया। क्वेश्चन नंबर 17 को देखिए, लैंडमास बाउंडेड बाय सी ऑन 3 साइड्स इज रेफर्ड टू एज, कि वह स्थल भाग जो 3 ओर से समुद्र से घिरा हो उसे क्या कहते हैं। तो जैसे देखिए कि एक ये ज़मीन का भूभाग है, चारों ओर से पानी से घिरा हो तो उसको बोलते हैं द्वीप। अगर वो 3 ओर से पानी से घिरा, जैसे कि इंडिया का साउदर्न पार्ट है, इंडिया के अगर साउदर्न पार्ट की बात करें तो क्या है, वो 3 ओर से पानी से घिरा, ठीक, यहाँ और यहाँ, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं प्रायद्वीप। क्लियर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। 18th क्वेश्चन को देखते हैं। 18th हमारा क्वेश्चन है, एवरी डेज पर्सन इन इंडिया इज पुअर, प्रत्येक रिक्त स्थान दिया गया, भारतीय निर्धन है, प्रत्येक कौन सा, 3rd, 4th, 5th या फिर 10th। तो इसमें करेक्ट आंसर आपका रहेगा बी, 4th। एवरी 4th पर्सन इन इंडिया इज पुअर, प्रत्येक चौथा भारतीय निर्धन है, कि हर चौथा जो भारतीय है वो निर्धन है, गरीब है। तो बी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया है, 19वां हमारा प्रश्न रहेगा, विच ऑफ दीज आर द पेस्टल कम्युनिटीज ऑफ द माउंटेन्स, हमें बताना है कि इनमें से कौन सा चरवाहा समुदाय पर्वतीय क्षेत्र से, पर्वतीय भाग से आता है। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया गया गुजर बकरवाल, दूसरा दिया गया गद्दी। गुजर बकरवाल जम्मू कश्मीर से, यानी कि ये पर्वतीय हैं। दूसरा ऑप्शन है गद्दी, ये हिमाचल प्रदेश, यानी कि ये भी पर्वतीय इलाके से आते हैं। तीसरा भोटियाज एंड शेरपाज, भोटिया और शेरपा ये उत्तराखंड से आते हैं, यानी कि ये भी पर्वतीय हैं। तो इसमें डी ऑप्शन दिया गया ऑल द अबोव, उपरोक्त सभी, तो डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों के तीनों पर्वतीय चरवाही समुदाय हैं, पेस्टल कम्युनिटीज ऑफ द माउंटेन्स है ये। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 20 है, विच ऑफ दीज आर द पेस्टल कम्युनिटीज ऑफ अफ्रीका,
हमें बताना है कि इनमें से कौन सी कम्युनिटी जो वो अफ्रीका से बिलोंग करती है, अफ्रीका के चरवाई समुदाय। तो पहला ऑप्शन दिया गया बेडुइन्स एंड बर्बर्स, सेकंड है मसाई एंड सोमाली, थर्ड ऑप्शन दिए गए बोरान एंड तुर्काना, एंड डी दिया गया ऑल द अबव, उपरोक्त सभी। तो इसमें करेक्ट आंसर हमारा डी रहेगा, क्योंकि ये सभी के सभी अफ्रीका से बिलोंग करते हैं। तो ये था हमारा सेक्शन ए, जिसमें आपको मिलेंगे 20 MCQs क्वेश्चंस। नाउ लेट्स मूव टू द सेक्शन बी, सेकंड सेक्शन की तरफ चलते हैं। जो हमारा सेक्शन बी है, इसमें रहेंगे हमारे 4 2 मार्कर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, 22 एंड 24। ठीक, इसमें क्वेश्चन नंबर 21 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 21 दिया गया, गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ रिसोर्सेज। संसाधन के कोई 2 उदाहरण देने। संसाधन क्या होता है? कोई भी वस्तु जो आपके काम की होती है। एनीथिंग दैट इज यूजेबल टू अस इज नोन एज ए रिसोर्स। जैसे आपके हाथ में ये मोबाइल है, ये रिसोर्स है। आपकी बुक्स, आपकी नोटबुक्स, आप जिस रूम में बैठे हो, जिस चेयर के ऊपर आप बैठे हो, वो सब कुछ जो आपके आसपास आपको दिखाई दे रहा है, आपके घर में सारी काम की चीज़ें, वो सभी की सभी रिसोर्सेज है। क्लियर? तो कोई भी 2 चीज़ों के नाम लिख सकते हो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 दिया गया, 22 जो हमारा क्वेश्चन है, नेम 2 ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्रा रिवर। ब्रह्मपुत्रा नदी है, उसकी 2 सहायक नदियों के नाम बताने हमें। सहायक नदियाँ होती हैं जो खुद किसी सागर या समुद्र में नहीं गिरती, बल्कि किसी दूसरी नदी में गिर जाती है। तो एक तो हो गया दिहांग, दूसरी हो गई तीस्ता। ओके, दिहांग और तीस्ता 2 नाम काफ़ी रहेंगे आपके लिए। ये सहायक नदियाँ, हालांकि बड़ी सहायक नदियाँ नहीं है ब्रह्मपुत्रा की कोई भी। उसके बाद 23rd क्वेश्चन दिए गए, एक्सप्लेन द टर्म बर्स्ट ऑफ द मानसून। मानसून प्रस्फोट क्या होता है? कि एट द टाइम ऑफ द अराइवल ऑफ द मानसून समटाइम्स हैवी रेनफॉल कंटिन्यूज फॉर मेनी डेज, दैट इज नोन एज द मानसून बर्स्ट। यानी कि जब मानसून आता है तो आगमन पर कई बार कई दिनों तक भारी बारिश जारी रहती है, तो उसे बोलते हैं मानसून का फूटना या फिर मानसून का प्रस्फोट। ठीक, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया, व्हाट आर द 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। मानव संसाधन विकास के 3 सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन से हैं? जैसे हम सभी क्या है, वी आर द ह्यूमन बींग्स है ना, और हम सभी ह्यूमन रिसोर्स बन सकते हैं। किन 3 चीज़ों से बनेंगे? सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि अगर हमें रिसोर्स बनना है, हमारी वैल्यू अगर हमें बढ़ानी है, तो इसमें 3 सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं। पहला होता है आपका एजुकेशन, शिक्षा, दूसरा होता है हेल्थ, ठीक, और तीसरा होता है स्किल समझ रहे हो ना? स्किल मतलब कोई भी काम धंधा हमें आना चाहिए। तो यानी एजुकेशन, हेल्थ एंड स्किल, दीज आर द 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। थोड़ा थोड़ा सा लिख दोगे इनका। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट सेगमेंट की बात करते हैं। और थर्ड जो हमारा सेगमेंट है वो है सेक्शन सी। इसमें हमें मिलेंगे 5 3 मार्कर क्वेश्चन। इसमें 25th जो क्वेश्चन है वो दिया गया है, डिस्क्राइब ब्लडी संडे इंसिडेंट एंड व्हाट वाज इट्स आउटकम। खूनी रविवार की घटना का वर्णन करना और उसके क्या परिणाम निकले, ये हमें बताना है। तो 1905 में ऐसा होता है कि कुछ जो वर्कर्स होते हैं इंडस्ट्रीज़ के, वो एक मार्च निकालते हैं। कहाँ पे? देवर मार्चिंग टुवार्ड्स द, ये कह सकते हैं कि जार्स पैलेस। ओके, वहाँ के जो किंग थे उनके पैलेस की तरफ वो मार्च निकालते हैं। देवर ऑर्गेनाइजिंग द प्रोटेस्ट एक्टिविटीज़। वो प्रोटेस्ट एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइज करे थे और वो डिमांड करे थे, किस टाइप की डिमांड करे थे? जैसे हायर वेजेस की डिमांड करे थे कि वेतन बढ़ा दिया जाए, बेटर वर्किंग कंडीशन की डिमांड करे थे, रिडक्शन इन द वर्किंग आवर्स की काम करने के घंटे कम कर दिए जाए, उसकी वो डिमांड करे थे। इस प्रकार की उनकी मांगे थी। और वहाँ पर जो पुलिस होती है, दे ऑफन फायर्ड ऑन दम, उनके ऊपर ओपन फायर की जाती है। एंड हंड्रेड्स ऑफ पीपल डाइड इन दैट इंसिडेंट, सैकड़ों की संख्या में लोग वहाँ पर मारे जाते हैं। उसे बोलते हैं ब्लडी संडे इंसिडेंट, क्योंकि उस दिन संडे था, तो उसे बोलते हैं खूनी रविवार की घटना। ठीक, और उसके परिणाम क्या निकले कि उसके बाद जो किंग है, जार है, वो बैकफुट पे आ जाते हैं और वो इनकी कुछ मांगों को मान लेते हैं। और साथ ही साथ रशिया में ड्यूमा का गठन किया जाता है। ड्यूमा क्या है? वहाँ की पार्लियामेंट। ठीक, तो ही वॉज रेडी फॉर द ड्यूमा, जो उनकी डिमांड थी, ये भी एक डिमांड थी, तो ड्यूमा का गठन कर दिया जाता है। ओके, उनकी एक तरीके से एस्टेब्लिश कर दी जाती है ड्यूमा को। तो ये आपका 25th क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद 26th जो क्वेश्चन दिया गया है 3 मार्कर में, व्हाई इज डेमोक्रेसी कंसिडर्ड द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ब्रीफली डिस्क्राइब एनी 3 रीजंस। लोकतंत्र को सबसे बेहतर शासन व्यवस्था क्यों माना जाता है? किन्हीं 3 कारणों का संक्षेप में वर्णन करना हमें। ओके, अब बताना है कि डेमोक्रेसी क्यों बेटर है। क्लियर? कोई 3 बताना है। जैसे इन डेमोक्रेसी पीपल कैन चूज देयर ओन गवर्नमेंट,
लोग अपनी सरकार को खुद चुन सकते हैं। इन डेमोक्रेसी पीपल कैन चेंज देयर ओन गवर्नमेंट, लोग अपनी सरकार को बदल सकते हैं। नॉन डेमोक्रेटिक में होता है? बिल्कुल नहीं होता। इसके अलावा इन डेमोक्रेसी ऑल द पीपल हैव राइट टू वोट, सभी लोगों के पास वोट का अधिकार होता है। एंड ऑल द पीपल हैव वन वोट वन वैल्यू, वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू होते हैं, एक व्यक्ति एक वोट एक मोल होता है, जबकि नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में ऐसा नहीं होता है। इन डेमोक्रेसी देयर इज ए रूल ऑफ लॉ, कानून का शासन होता है, नॉन डेमोक्रेटिक में ऐसा नहीं होता है। तो 3-4 चीज़ें आप यहाँ पे बता दोगे। उसके बाद 27th क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 दिया गया, हाउ यू कैन से दैट इंडिया इज ए सेक्युलर कंट्री। आप कैसे कह सकते हैं कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है? तो पहली चीज़ हम बताएंगे कि इन इंडिया वी डोंट हैव एनी ऑफिशियल रिलीजन, भारत में कोई भी राष्ट्रीय धर्म नहीं है। सेकंड, इन इंडिया देर इज़ नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ द रिलीजन, भारत में धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होता। इवन एट द टाइम ऑफ द जॉब, एट द टाइम ऑफ द एडमिशन एटसेट्रा, कहीं पे भी भेदभाव नहीं होता। और थर्ड है, इन इंडिया ऑल द सिटीजन्स आर फ्री टू फॉलो एनी रिलीजन और नॉट एट ऑल। और इसके साथ तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि भारत में सभी नागरिकों को किसी भी धर्म को मानने या ना मानने के लिए फ्री है, ये उनकी मर्जी है, उनका पर्सनल मैटर है। ओके, सो वी कैन से दैट इंडिया इज ए सेक्युलर कंट्री, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 दिया गया, राइट एनी 3 डिफरेंसेस बिटवीन द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है, इसमें डिफरेंस बताना है। तो पश्चिमी और पूर्वी तटीय मैदान में कोई 3 अंतर बताइए, ये हमें बताना है। तो देखिए पश्चिमी और पूर्वी तटीय मैदान है कहाँ पर, उनको थोड़ा सा हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर वेस्टर्न घाट है, यहाँ पे ईस्टर्न घाट है, तो इनके बीच में यहाँ पे ये तो आ जाता है अपना ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, पूर्वी तटीय मैदान, और ये हो गया पश्चिमी तटीय मैदान यानी कि वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। तो इसमें पहला तो बताएंगे इट लाइज बिटवीन, कहाँ पे ये वेस्टर्न घाट एंड अरेबियन सी के बीच में जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है ये है, ईस्टर्न घाट एंड बे ऑफ बंगाल के बीच में आ जाता है। इट इज़ नेरोअर, ये नेरो है। इट इज़ वाइडर, ये ज़्यादा चौड़ा है। इट इज़ लेस फर्टाइल, ये मोर फर्टाइल है। एंड देर इज़ नो बिग डेल्टा इन वेस्टर्न कोस्टल प्लेन में, देर इज़ ए लैक ऑफ द डेल्टाज, डेल्टा कम मिलते हैं। एंड सो मेनी फर्टाइल डेल्टाज आर देयर इन द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में, यहाँ पे डेल्टा काफ़ी सारे पाए जाते हैं। ये लेस सूटेबल है एग्रीकल्चर के लिए, ये ज़्यादा सूटेबल है एग्रीकल्चर के लिए, बस इतने से बता दोगे। यानी कि ये पश्चिम में है, ये पूर्व में है, ये कम चौड़ा है, ये ज़्यादा चौड़ा है, इसमें डेल्टा नहीं है, इसमें डेल्टा ज़्यादा है, ये कम उपजाऊ है, ये ज़्यादा उपजाऊ है, ये एग्रीकल्चर के लिए कम सूटेबल है, ये ज़्यादा सूटेबल है, बस इतने में हो जाएगा बात। ठीक, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट हमें दिया गया क्वेश्चन नंबर 29, विच रीजन ऑफ इंडिया हैव हाई पॉपुलेशन डेंसिटी एंड वाई। भारत के कौन से भाग हैं वो घने बसे हुए हैं और क्यों? ठीक, तो जैसे हम बात करें कोस्टल प्लेन्स एंड नॉर्दर्न प्लेन्स आर हाईली पॉपुलेटेड एरिया ऑफ इंडिया या डेंसली पॉपुलेटेड ऑफ इंडिया। ओके, रीजन क्या है? फर्स्ट वन, suitable for agriculture, this region is suitable for agriculture and developed agriculture always attract the people। यहाँ पे कृषि विकसित है और जहाँ कृषि विकसित होती है वहाँ पे लोग ज़्यादा रहते हैं। दूसरा है सूटेबल क्लाइमेट, यहाँ की क्लाइमेट है वो मॉडरेट है, इट इज़ नॉट द एक्सट्रीम टाइप ऑफ क्लाइमेट, यहाँ की मॉडरेट क्लाइमेट है, यानी कि जलवायु है वो अच्छी है, इसलिए भी लोग यहाँ पे ज़्यादा है। तीसरा, दिस रीजन इज़ ए प्लेन रीजन, सो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी इज़ वेल डेवलप्ड हेयर, जो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी वो अच्छी डेवलप्ड है, यातायात के साधन खूब डेवलप्ड है, इसलिए भी लोग यहाँ पे ज़्यादा रहते हैं। यहाँ की मिट्टी उपजाऊ है, पानी उपलब्ध है, बहुत सारे कारक लिख सकते हो। क्लियर? नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन डी। इसमें दिए गए हमें 4-5 मार्कर क्वेश्चन और यहाँ पे मिलेगी आपको इंटरनल चॉइसेस। ओके, तो इसको हम डिटेल में नहीं डिस्कस करने वाले। जैसे इसमें दिया गया एक्सप्लेन द कॉजेज ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रांसीसी क्रांति के कारण बताइए। तो इसमें हम क्या क्या लिख सकते हैं, मैं हेडिंग आपको बता देता हूँ। जैसे वीकनेस ऑफ द किंग, जार जो रूलर था, किंग था वहाँ का, लुई 16, उसकी अयोग्यता सबसे बड़ा कारण थी। दूसरा था पॉवर्टी, गरीबी, निर्धनता। तीसरा था अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी। चौथा था टैक्सेस, जैसे टैक्सेस कैसे कह सकते हैं, जैसे कि द सोसाइटी, जो फ्रांस की सोसाइटी थी वो 3 स्टेट में डिवाइडेड थी एंड ऑल द टैक्सेस वर पेड बाय द 3rd स्टेट। और ये एक बड़ा कारण था कि टैक्सेस है वो उसका सिस्टम था वो बड़ा गड़बड़ था, तो एक ये कारण था। इसके साथ साथ ये कह सकते हैं कि द राइज ऑफ द मिडिल क्लास, मिडिल क्लास जो मध्यम वर्ग था उसका बड़ा योगदान था इसमें। तो ऐसे कुछ चीज़ें आप लिख सकते हो यहाँ पे। ठीक, उसके बाद दिया गया हु आर द पेस्टल नोमैड्स एंड डिस्क्राइब एनी 4 फीचर ऑफ दम। घुमंतु चरवाही कौन हो हैं और हमें बताने उनकी 4 विशेषताएं। तो घुमंतु चरवाही वो होते हैं
जो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं। पेस्टल नोमैड्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह तक घूमते रहते हैं। एंड दे ऑलवेज मूव इन काफिला, ये हमेशा काफिले में घूमते हैं। एंड दे मूव इन सर्च ऑफ थ्री थिंग्स, तीन चीज़ों की तलाश में घूमते हैं। फूड यानी कि भोजन हो गया, फोडर यानी कि चारा हो गया, वाटर यानी कि पानी हो गया, ठीक। और ये कैसे घूमते हैं? काफिले में घूमते हैं। और दे डू द सीजनल मूवमेंट, इनका जो मूवमेंट होता है वो सीजनल होता है, यानी कि मौसम के अनुसार ये घूमते हैं, प्रवास करते हैं। जैसे पहाड़ियों की अगर हम बात करें, जो पहाड़ी चरवाहे हैं उनकी अगर बात करें, तो वो जब गर्मी आती है तो वो ऊपर की तरफ चले जाते हैं, ओके। ड्यूरिंग द समर सीजन दे मूव अपवर्ड, ओके। और जब सर्दी आती है तो दे मूव डाउनवर्ड, नीचे की तरफ आ जाते हैं, क्योंकि ऊपर बर्फ जमा हो जाती है। ऐसे जो राजस्थान वाले होते हैं, ड्राई सीजन में दूसरे राज्यों में चले जाते हैं और रेनी सीजन में वापस आ जाते हैं। बस इतना कुछ लिख दोगे तो हो गए 4 फीचर। उसमें फिर बता दोगे इंपॉर्टेंट पेस्टल जो कम्युनिटीज़ ऑफ इंडिया आर, गुजर बकरवाल फ्रॉम कश्मीर, देन भोटिया गुजर फ्रॉम हो गए, भोटिया गुजर है, या अगर हम बात करें वो हो गए आपके उत्तराखंड से, गद्दी हो गए हिमाचल प्रदेश से, रायका हो गए राजस्थान से, धंगर हो गए महाराष्ट्र से, कुरुबा हो गए कर्नाटका से। 2-4 एग्जाम्पल दे दोगे। 31st क्वेश्चन दिया गया, वाई इज डेमोक्रेसी कंसिडर्ड एज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? लोकतंत्र को सबसे बेहतर प्रकार की सरकार माना जाता है, क्यों? तो इसमें बताएंगे हम कि लोकतंत्र में लोग अपनी सरकार को खुद चुन सकते हैं, सरकार को बदल सकते हैं, एक व्यक्ति एक वोट एक मोल होता है, इसमें रूल ऑफ लॉ यानी कि कानून का शासन होता है, इक्वालिटी होती है, गवर्नमेंट ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होती है, गवर्नमेंट लीगल होती है। बस ये चीज़ें लिख सकते हो। वैध सरकार होती है, जिम्मेवार सरकार होती है, उत्तरदायी सरकार होती है, लोगों के पास चुनाव लड़ने का अधिकार होता है, वोट डालने का अधिकार होता है, बहुत सारी चीज़ें लिखी जा सकती हैं। उसके बाद सेकंड जो पार्ट दिया गया इसी क्वेश्चन में, जो आपका इंटरनल चॉइस में दिया गया कि हमें क्या बताना है, हमें बताना है कि व्हाट आर द मिनिमम कंडीशन ऑफ ए डेमोक्रेटिक इलेक्शन इन लिस्ट दम। लोकतांत्रिक चुनाव की न्यूनतम शर्तें क्या है? पहली शर्त तो ये होती है कि लोकतंत्र में इलेक्शन मस्ट बी फ्री एंड फेयर, इलेक्शन है, चुनाव है, वो स्वतंत्र और निष्पक्ष होने चाहिए। सेकंड, इलेक्शन मस्ट बी हेल्ड एट रेगुलर इंटरवल, लगातार होने चाहिए, एक नियमित अंतराल के ऊपर होने चाहिए। थर्ड जो होता है कि देयर मस्ट बी द राइट टू वोट, इक्वल राइट टू वोट होना चाहिए, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज होना चाहिए, सबको एक समान वोट डालने का अधिकार होना चाहिए। देयर मस्ट बी 1 पर्सन 1 वोट वैल्यू होनी चाहिए, 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू होनी चाहिए। देयर मस्ट बी द पॉलिटिकल कंपटीशन होना चाहिए, सबको चुनाव लड़ने का अधिकार होना चाहिए। तो ये 4-5 चीज़ें लिख देंगे, ठीक। इसके अलावा इसमें आप ये मेंशन कर सकते हो पावरफुल इलेक्शन कमीशन होना चाहिए, क्योंकि तभी इलेक्शन फ्री एंड फेयर हो सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है, डिस्कस द मेजर रीजंस फॉर पॉवर्टी इन इंडिया, भारत में निर्धनता के प्रमुख कारण बताइए। तो इसमें लैंडलेसनेस आ जाएगा, भूमिहीनता, ज़्यादातर लोगों के पास ज़मीन नहीं है। देन अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी आ जाएगा, काम करना चाहते हैं, काम मिल नहीं रहा। एंड देन आ जाएगा साइज ऑफ द फैमिली, लार्ज साइज ऑफ द फैमिली, जो बड़ी फैमिली होती है वहाँ पॉवर्टी के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इलिटरेसी आ जाएगा, अनपढ़ता इसमें आ जाएगा, ओके। इसके साथ साथ आ जाएगा पुअर, या फिर कह सकते हैं स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ है, वो भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्लियर। तो इस टाइप के कारण हम लिख सकते हैं कि भारत में गरीबी इसलिए है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, इसी का सेकंड जो दिया गया, मनरेगा 2005, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 है। इसके मेन फीचर्स हमें बताने। दिस एक्ट वॉज इनेक्टेड इन 2005 बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको इनेक्ट किया था। और इसको अगर हम कहें तो इसको मनरेगा, MG नरेगा, एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज द महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। दिस प्रोग्राम में, इस प्रोग्राम की अगर बात करें तो द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्रोग्राम इज टू रिड्यूस द पॉवर्टी, गरीबी को कम करना मुख्य इसका उद्देश्य है। एंड अंडर दिस प्रोग्राम रूरल पीपल आर प्रोवाइडेड द एम्प्लॉयमेंट, उनको काम दिया जाता है। कितना काम दिया जाता है? एवरी हाउस होल्ड इज गिवन 100 डेज वर्क, 100 डेज गारंटीड वर्क इन ए ईयर, 100 दिन का गारंटीड काम दिया जाता है एक साल में। इफ गवर्नमेंट फेल्स टू प्रोवाइड द सच एम्प्लॉयमेंट देन इट प्रोवाइड्स द अलाउंसेस, कि अगर गवर्नमेंट ये काम नहीं दे पाती तो वो अलाउंसेस देती है, ठीक। और इसमें 1/3 जो जॉब होती है वो फीमेल के लिए रिजर्व होती है, महिलाओं के लिए आरक्षित होती है, ठीक। ये कुछ विशेषताएं इस पे लिख दूंगे। उसके बाद 33rd क्वेश्चन देखिए, डिफ्रेंशिएट बिटवीन द हिमालयन रिवर्स एंड द पेनिनसुलर रिवर्स, हिमालय और प्रायद्वीपीय नदियों में अंतर बताइए। तो इसमें बताना है हिमालय की नदियाँ हिमालय से निकलती है, ये प्रायद्वीपीय भारत से निकलती है। ये जो पेरेनियल रिवर्स होती है, सदाबहानी पूरे साल बहती रहती है, ये सीजनल रिवर्स होती है, बारिश के दिनों में पानी आता है। ये दीज आर लार्ज इन नंबर, ये है लेस इन नंबर, ये संख्या में ज़्यादा है, ये संख्या में कम है। दीज आर लॉन्गर, दीज आर स्मॉलर, ये लॉन्गर है, ये शॉर्टर है, लंबाई में कम होते हैं। दीज आर
हैविंग द लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, इनमें पानी की मात्रा कम होती है। दीज आर मोर सूटेबल फॉर एग्रीकल्चर, ये कम सूटेबल है। ओके, एंड दीज आर अवेलेबल फॉर नेविगेशन टू, नावों को चलाने के लिए अवेलेबल है। दीज आर अवेलेबल ओनली इन द कोस्टल एरिया में ही अवेलेबल होती है। कुछ बहुत सारे लिखे जा सकते हैं, ठीक, ऐसे कुछ आपको बताना है। उसके बाद है व्हाट आर द वाई आर द फॉरेस्ट इम्पोर्टेंट टू मैन, वन हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों, ये हमें बताना है। वनों के लाभ बताने, यार बहुत सारे बता सकते हो आप। वनों के लाभ, वनों से हमें क्या मिलता है। वन प्रोवाइड्स अस द ऑक्सीजन, वन मेंटेन द बैलेंस ऑफ द इन्वायरमेंट, पर्यावरण का संतुलन बना के रखते हैं, ऑक्सीजन हमें देते हैं। फॉरेस्ट ब्रिंग्स द रेनफॉल, बारिश को लेकर के आते हैं। ओके, दे प्योरीफाई द इन्वायरमेंट, वातावरण को शुद्ध करते हैं। दे कंट्रोल द पॉल्यूशन, पॉल्यूशन को कंट्रोल करते हैं। दे कंट्रोल द सोइल इरोजन को कंट्रोल करते हैं। दे कंट्रोल द फ्लड, बाढ़ को कंट्रोल करते हैं। दे प्रोवाइड द मेनी टाइप्स ऑफ द मेडिसिन, मेनी टाइप्स ऑफ द फ्रूट्स। दे आर द नेचुरल हैबिटेट ऑफ द प्लांट, फॉरेस्ट एनिमल्स। ओके, बर्ड्स वगैरह हो गए, वाइल्ड लाइफ हो गए, उनके वो घर होते हैं। ओके, काफ़ी सारी कम्युनिटीज जब उनके ऊपर डिपेंड करती है, तो बहुत कुछ जो छठी क्लास से पढ़ते आ रहे हो वो लिख सकते हो यहाँ पर। क्लियर? तो ये रहा आपका डी सेक्शन, और उसमें हमने डिस्कस किए कि आपको दिए गए थे कुछ 5 मार्कर क्वेश्चन, और उसमें आपको इंटरनल चॉइसेस भी दी गई थी। नाउ लेट्स मूव टू द ई सेक्शन। इसमें आपके 3 क्वेश्चन रहेंगे। कौन से? केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे। आपको एक केस स्टडी दी जाएगी जिसको आपको पढ़ना है, और उस पर बेस्ड रहेंगे क्वेश्चन 1 मार्कर प्लस 1 मार्कर प्लस 2 मार्कर, इस टाइप से। केस स्टडी को मैं यहाँ पर रीड नहीं करने वाला हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या फिर आपको पीडीएफ दे दी जाएगी। कहाँ से मिलेगी? आप टेलीग्राम पे जाइए, कमेंट कीजिए, पूछिए मेरे से, कांटेक्ट कीजिए, और या फिर आप इंस्टा पे आइए, उसके बाद आपको दे दी जाएगी। तो ये आपकी रहेगी यहाँ पर दिए गए केस स्टडी। क्लियर? इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। इसी पर बेस्ड है क्वेश्चन, हम सीधे क्वेश्चन ही सॉल्व कर लेते हैं। 34th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देगा 34.1। हाउ मेनी मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्रीज आर देयर इन द वर्ल्ड, विश्व में कितनी मेगा जैव विविधता वाले देश हैं? तो विशाल जैव विविधता वाले देश हैं वो है 12। उसके बाद दिया गया हाउ मेनी स्पीसीज ऑफ प्लांट्स आर देयर इन इंडिया, भारत में पेड़ पौधों की कितनी प्रजातियां पाई जाती है? वो है 47,000। ठीक, उसके बाद 34.3 का जो क्वेश्चन दिया गया, थर्ड क्वेश्चन है हमारा इस केस स्टडी पर बेस्ड। डिवाइड द प्लांट्स इनटू 2 मेजर कैटेगरीज। तो ये 2 मुख्य वर्ग कौन से होते हैं? 2 वर्ग होते हैं, फ्लावरिंग एंड नॉन फ्लावरिंग प्लांट। पौधों वाले, जो फूलों वाले और बिना फूलों वाले पौधे, 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। व्हाट इज़ द नंबर ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स फाउंड इन इंडिया? तो 15,000 जो स्पीसीज है फ्लावरिंग प्लांट की इंडिया में मिलती है। ठीक, तो ये हो गए आपके यहाँ पर फर्स्ट केस स्टडी। सेकंड देखिए, सेकंड केस स्टडी हिस्ट्री से दी गई है। इसमें भी हमें एमसीक्यूज दिए गए। विच कंट्रीज इकोनॉमी वॉज वर्स्ट हिट बाय द इकोनॉमिक क्राइसिस से? तो इसमें करेक्ट आंसर हमारा जर्मनी रहेगा। सबसे ज़्यादा जर्मनी की ही इकोनॉमी वर्स्ट अफेक्टेड हुई थी आर्थिक महामंदी से। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिक क्राइसिस ऑन जर्मन वर्कर्स, जर्मन वर्कर्स के ऊपर क्या असर पड़ा था? तो इसमें डी आपका करेक्ट आंसर रहेगा, ए और बी दोनों। नौकरी छिन गई या फिर उनकी मजदूरी कम हो गई थी। उसके बाद दिए गए आर्थिक संकट का जर्मन के युवाओं पर क्या प्रभाव पड़ा था? एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ द इकोनॉमिक क्राइसिस ऑन द जर्मन यूथ, दे टर्न्स टुवर्ड्स द क्रिमिनल एक्टिविटीज़ की तरफ चले गए थे। ओके, दे बिकम अनएम्प्लॉयड या फिर वो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो गए थे। बस ये असर पड़ा था। उसके बाद 36th क्वेश्चन, यहाँ पे भी केस स्टडी दी गई है, और ये केस स्टडी जियो में से दी गई है। क्लियर? तो यहाँ पर भी कुछ क्वेश्चन हैं कि मेजर रिवर ऑफ द पेनिनसुला फ्लो किस साइड में बहती है? जो पेनिनसुला की मेजर रिवर्स है वो ईस्ट वर्ड बहती है, पर कहाँ प्रमुख जो नदियाँ हैं वो कहाँ पे? ईस्ट की तरफ जाती है। क्लियर? उसके बाद है नेम द मेजर वाटर डिवाइड ऑफ पेनिनसुला इंडिया, तो वो है वेस्टर्न घाट। उसके बाद है नेम द 2 रिवर्स ऑफ पेनिनसुला विच फॉर्म एस्चुरीज, 2 नदियाँ जो ज्वार नदमुख बनाती है, तो वो है नर्मदा एंड तापी। क्लियर? चलिए एफ सेक्शन की बात करते हैं। नेक्स्ट जो हमें पार्ट दिए गए एफ सेक्शन, यहाँ पे है मैप वर्क। इसमें दिखाना है पहला 37A, ये हिस्ट्री से दिया गया है। यहाँ पे फर्स्ट में देखिए हमें क्या बताना है? अ प्लेस वेयर द फोर्ट्रेस प्रिजन वॉज स्टॉर्म्ड बाय द पीपल इन 1789, वह स्थान जहाँ पर 1789 में लोगों ने जेल पर धावा बोल दिया था। तो ये है पेरिस। आपको वर्ल्ड मैप में पेरिस को मार्क करना है। ठीक, ये पहले से आपको दिया होगा ए, आपको पहचाना है कि ये क्या है, तो वो पेरिस है। हिंट यहाँ पे मिलेगा। सेकेंड है अ कंट्री वेयर एटॉमिक बम वॉज ड्रॉप्ड इन 1945, एक देश जहां 1945 में परमाणु बम गिरा गए थे। तो ये बी से आपको मार्क किया हुआ मिलेगा, आपको पहचाना है कौन सा देश है, तो वो जापान है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं।
37B, इसमें दिए गए 3 मैप वर्क के क्वेश्चन जो कि आपके जियो से रहेंगे। क्लियर। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, हमें दिया गया है फर्स्ट लीस्ट पॉपुलेटेड स्टेट, सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है। टोटल पॉपुलेशन की बात करें तो वो सिक्किम आपको लोकेट करना है। मालाबार कोस्ट जो कि केरला की साइड में आ जाती है, ठीक, जैसे यहाँ पे केरल है तो ये वाला इतना पार्ट है वो मालाबार कोस्ट है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ये कहाँ दिया गया है, ये उत्तराखंड में है। क्लियर। तो ये था हमारा सिंपल क्वेश्चन पेपर। इसके अलावा आपके मिड टर्म का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका सिंपल क्वेश्चन पेपर भी ऑलरेडी पब्लिश कर चुके हैं। अगर इसका रिस्पॉन्स अच्छा मिला, यानी कि आपने अच्छा खासे लाइक्स दिए, अच्छे खासे शेयर हुए, तो मैं आपको कुछ और सिंपल क्वेश्चन पेपर भी सोशल साइंस और बाकी सब्जेक्ट के भी अवेलेबल करवाऊंगा। इसके अलावा एसएसटी की बात की जाए तो एसएसटी मतलब भाई सब कुछ करवा रखा मैंने, यानी आपके जितने भी चैप्टर्स हैं वो हिंदी और इंग्लिश मीडियम में उनके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे रखे हैं और सिंगल क्वेश्चन उनसे बाहर नहीं आएगा। आप कमेंट सेक्शन में जाना, उन जो भी वीडियोस आप देखोगे, और आप देखना कि काफ़ी सारे बच्चों ने धड़ल्ले से कमेंट्स भी कर रखे हैं कि हमारा एग्ज़ाम हुआ था और एग्ज़ाम में कितने क्वेश्चन आए रहे थे, उन्होंने बता भी रखा है। तो उसको देख लीजिएगा, एसएसटी आपकी बहुत अच्छी जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।